तो की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट चल रहा है, इजराइल के हमले, अमेरिका की सीधे एंट्री और अमेरिकी बेस पर ईरान का जवाबी वार भी जारी है। सवाल कि क्या ये सिर्फ क्षेत्रीय टकराव है या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। गाजा से लेकर खाड़ी तक बारूद की गंध है, तेल के रास्ते खतरे में है। महाशक्तियों की बयानबाजी आग में घी डाल रही है। अगर एक चिंगारी और भड़की तो क्या नेटो बनाम ईरान का मोर्चा खुल जाएगा? क्या रूस चीन की एंट्री से समीकरण बदलेंगे? सवाल है कि जंग को कौन भड़का रहा है? क्या दुनिया 1914 और 1939 की तरह इतिहास दोहराने जा रही है? दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल, खामनेई का खात्मा, क्या अब वर्ल्ड वॉर आरंभ? ईरान ने चौंकाया, दुनिया को ताकत दिखलाया। विनाशक मिसाइलों से हमला, मिडिल ईस्ट दहला, निशाने पर 10 अरब देश, टारगेट पर यूएस एयरबेस। युद्ध पर बयानबाजी प्रचंड, कौन भड़का रहा जंग? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम यूएस प्रेसिडेंट को सुने तो उनका कहना था कि 4 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन अब बयान अलग। रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल गोपाल सिंह जी, कल दूसरा बयान 4 हफ्ते, और आज कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत साजो सामान है, सैन्य साजो सामान है, यहां तक कि ट्रूपर्स उतारने की बात हो रही है। तीसरी बात, अब यह भी आ गया है ट्रंप की तरफ से कि अब बातचीत करना चाह रहा है ईरान, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यह सब दर्शा क्या रहा है? नमस्कार। होली की सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा यहाँ होली का पर्व मनाया जा रहा है और वहाँ पे दूसरी खून की होली खेली जा रही है, और उसमें जो अभी तक की पिछले 4 दिन के युद्ध के अंदर जो सामने नजर आ रहा है कि ईरान मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी बातों से बात नहीं बन रही है। अभी इधर कई जगह यानी राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने बयान दिए हैं। अभी आज के कई लोगों ने अपने अपने बयान दिए हैं, उनमें काफी चीजें अभी निखर करके सामने आ रही हैं। नाटो कंट्रीज ने साफ कह दिया, हम जो है अभी आपका यानी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कल जो है ब्रिटेन ने और जर्मनी ने भी कह दिया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी चीन ने ईरान से बात की है, कुछ के पूछी है, क्या है, किस तरीके से उन्होंने कहा है, और ये बताते हैं इनके ऊपर हमला जो है ठीक नहीं किया गया है अमेरिका के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे अपने यानी जो देशवासियों हैं उनको निकालने के लिए 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष यूएई के जो यानी मिडिल ईस्ट के हैं उनसे बात की है कि हमारे जो भी वहां फंसे हुए लोग जी। हैं वो सही सलामत वापस आ जाएं। यदि बात होती सही तरीके से और ईरान मानने के लिए तैयार होता तो वो पहले ही मान जाता, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में यदि, और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास में जितना हथियारों का जखीरा है उससे कहीं गुना तो हमारे पास में अंदर रखा हुआ है अभी, लेकिन यदि वो अंदर रखा हुआ है और अमेरिका के पास में V2 बॉम्बर है और तमाम और तरीके के हथियार हैं जिनको सटीक तरीके से उसी जगह पर गिरा करके उनको बंदवाद कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं। यहाँ तक कि पुतिन साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि ये हम और या उनके क्या नाम है डिफेंस मिनिस्टर ने या फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर संवर्धन की क्षमता तो है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें दर्शाता है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का की बात है। और ज्यादातर मुझे लगता है ईरान की अपेक्षा चाइना को कंटेन करने का जो अमेरिका का जो ध्येय है कि वेनेजुएला में उन्होंने किया, क्योंकि चाइना वहां से तेल लेता है। इधर जो है ईरान से बहुत ज्यादा तेल वहां जाता है, ईरान से हम भी तेल लेते हैं, लेकिन हम तो 8-9 कंट्रीज से तेल लेते हैं तो हमारा। और अभी जैसा बयान आया है
कि 25 दिन का तो हमारे पास में रिजर्व ऑयल अभी है, और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिजर्व अलग होता है, वो हमने पहले से ही यानी हमारे पास में रहता है, इतना रखा है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी तेल की कीमतों में बढ़त होने की आवश्यकता यानी शायद ऐसा नहीं लगता कि होगी। जी। लेकिन स्थिति क्या है कि यदि चाइना को एनर्जी देने से रोका जाए, ज्यादा से ज्यादा रोका जाए, तो उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और यही वो अमेरिका चाहता है। और इस स्थिति में अभी ईरान के पास में यदि चाइना ने कितने हथियार दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बार बार ईरान ये कह रहा था हमारे पास में पुराने हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है, पुरानी मिसाइल इस्तेमाल की हैं, नई मिसाइलें तो हमारी अभी बाकी हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास में पिछले 1 साल के अंदर जो पहले से बनाते आए वो तो है ही, लेकिन इजराइल के युद्ध के बाद, इजराइल ईरान के पिछले साल जून में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में इन्होंने और यानी मिसाइल बनाई हैं, और उनकी क्षमता 4 मिसाइल रोजाना बनाने की है। तो आप समझिए कि यदि लड़ना है उसने लास्ट मैन लास्ट राउंड तक, तो पूरी वो कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये नेगोशिएटिंग टर्म्स पर आकर के बात बन सकती है, वो शायद अभी तो लगता नहीं है। ठीक है, कर्नल रिटायर्ड राजवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से न्यूक्लियर का जिक्र हुआ, एक सवाल आपसे है, क्योंकि दो खबर कि ईरान में जहां ये बनाया जा रहा था वहां भी भूकंप के झटके, ये बातें कही जा रही, ये खबर भी आ रही है, और अमेरिका में भी नेवाडा की बात हो रही है, वहां भी 3 से 4 झटके लगे हैं। क्या सवाल है कि इसकी तैयारी हो रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त न्यूक्लियर युद्ध के बारे में मुझे नहीं लगता है सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इनका अपना है। न्यूक्लियर युद्ध से जो ईरान को नुकसान होगा, और ये सिर्फ अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है उसने कुछ डेवलप किया हो या चाइना से उसको कुछ मिल गया हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही है, इनिशियली जितने भी हमले हुए थे वो हमले सारे जो यूएस बेसिस के ऊपर हुए थे जी। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके वहाँ जो बेसिस थे, चाहे नेवल बेस था, आर्मी बेस था, वहाँ हुआ। लेकिन अब जो एक चेंज आज के दिन में जो आया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के और अब एनर्जी के ऊपर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया यूएस बेसिस को छोड़ के। और जिससे एक चीज़ क्लियर है कि अब जो गल्फ कॉपरेशन है उसके पास भी अपना राइट है। दे हैव गॉट ऑल द राइट टू डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, एंड नाउ दे आर फीलिंग, खास करके सऊदी अरेबिया के तो एक मिनिस्टर ने बोल भी दिया है कि यूएस ने हमें अकेला छोड़ दिया है, हमारी कहाँ हिफाजत करेगा, अब हमें खुद अपने इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। और अब आप देखिए उधर से नेटो से इटली और फ्रांस ऑलरेडी कूद गए, यूके ने ऑलरेडी उनको अपना समर्थन दिया हुआ है अपने बेसिस यूज़ करने का। तो ये युद्ध न्यूक्लियर की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन हर रोज़ हालात ख़राब होगी, आम आदमी का जो जीवन है उसके ऊपर इसका भारी असर होने वाला है। नॉर्मली कहीं भी 5 से 6 दिन का किसी भी कॉमन फैमिली में रिजर्व्स होंगे, बट इस युद्ध के कंडीशन में नाउ द कॉमन मैन इज गोइंग टू सफर, ऐसा मैं सोचता हूं। दोनों तरफ देखिए, अब जो दो रूट है वो दो रूट भी एक तरीके से कहे कि बंद होने की कगार पर है। जो हम लगातार व्यापार भी करते हैं, जहाजें वहां रुकी हुई हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत असर पड़ेगा। बार बार अपील की जा रही है लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। बात सही है आपकी। और अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं दुनिया को कि यकीनन पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों पे इसका असर होगा, लेकिन जितने गल्फ कंट्रीज हैं उन पे सबसे ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि उनके पास वो एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है, नहीं, उनका अपना खेती बाड़ी का खाने का कोई साधन नहीं है। तेल निकाला, बेचा और उससे आमदनी, उससे उनका सबका गुजारा चल रहा है। और पिछले तकरीबन 5-6 दशक में वो बहुत अमीर हो गए हैं, लेकिन उनके पास खाने का नहीं है। वेदर इट इज आर्मी और कॉमन मैन, दे मार्च ऑन द वैली। खाना पानी जिस दिन खत्म होगा उस दिन का देखिए क्या हालत बनेगी, ये अभी लोग अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी कंटेनर्स जो रुके हुए हैं, ऑयल टैंकर के असर हम पे आएगा, बाकी दुनिया जहां जहां सप्लाई हो रहा है, पर जो फूड कंटेनर्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आगे जाने थे, वो सब भी रुके हुए हैं। उसका असर आम आदमी पे बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा रहा है, कोई सोच भी नहीं लगा रहा है। और मैं कहता हूं कि
दुनिया में बर्बादी के लिए इससे खराब सोच के लीडर्स क्या हो सकते हैं? दोनों तरफ के लीडर्स ने दुनिया को बर्बादी के आकार पे पहुंचा दिया है, और एक दो देश बचे हुए हैं, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया युद्ध तो ये एक किस्म का फिर वर्ल्ड वॉर 3 के स्टेज में आ जाएगा। वही समझना चाह रहा हूं मैं, कर्नल गोपाल सिंह जी, क्या ईरान अलग थलग पड़ चुका है? जो स्थिति बन रही है, नाटो भी इसमें कूदने वाले हैं, या फिर कहीं से सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, जो ईरान बार बार कह रहा है कि आपने शुरुआत किया, अब देखिए आगे आगे क्या होता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान बार बार ये बात कह रहा है और बार बार अटैक भी करता जा रहा है। यानी आप बताइए, यदि उसके पास में इतना असला या यानी हथियार नहीं होते तो क्यों वो तमाम जो है यानी तकरीबन 8 या 9 कंट्री जो मिडिल ईस्ट में हैं उनको भी अपना दुश्मन बनाता। वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ईरान के साथ में जो 57 देश हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से एक भी 2-3 को छोड़ करके और कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बोल भी नहीं रहा है। ये एक बहुत खतरनाक बात हो रही है जो ईरान के लिए है। लेकिन एक बात और यहाँ पर अभी आज यानी हुई है कि हमले में तमाम बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे मारे गए हैं। वो जो है यानी सिविलियन का मारा जाना, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोलेटरल डैमेज हमेशा होता है किसी भी लड़ाई के अंदर। अभी ईरान अपने हथियार जितने हैं उसको इस्तेमाल करता रहा है, कर रहा है, और कितने हथियार हैं इसका अंदाजा शायद ना तो मोसाद लगा पाया है, ना ही CIA ने इसको इस बारे में पूरा यानी इंटेलिजेंस। लेकिन इसको इस तरीके से भी देखेंगे, आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि क्योंकि कर्नल गोपाल जी वो कई मोर्चों पर लड़ रहा है, वो अपने पड़ोसियों से भी लड़ रहा है, कहा जाए वहां भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल पर भी लगातार कर रहा है। यहां तक कि कल तक सुनने का आया था कि अब्राहम लिंकन वहां भी उसने झोंक दिया है अपने हथियारों को। सवाल इस बात को लेकर है जो बार बार ईरान कह रहा है, एक तरीके से कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉर भी इसको कह सकते हैं कि उस तरीके से लड़ने की कोशिश वो की जा रही है, लेकिन अमेरिका झुकने को तैयार नहीं। इजराइल का भी एक बयान आया है कि अब सब कुछ बदलने वाला है, शांति के साथ सब जिएंगे, लेकिन पहले उससे जो अशांति मची है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान तो अलग थलग है, खाड़ी देशों में जो उसके पड़ोसी हैं जिन्हें कहा जाता है कि अमेरिका का सपोर्ट वो करते रहते हैं, उन पर भी वो हमले कर रहा है, इजराइल पर कर ही रहा है। तो ये कब तक, जो जिस हथियारों की बात वो कर रहा है, कब तक चल सकता है? देखिए, जिस प्रकार से ट्रंप साहब ने अपने उद्बोधन में कहा है, राष्ट्र को उद्बोधन किया है, उसमें कि कम से कम 4 से 5 हफ्ते की बात कही है। 4 से 5 हफ्ते तक यदि ईरान अपने हथियारों से लड़ाई लड़ सकता है तो फिर 4-5 हफ्ते के अंदर भी और भी जो लगातार जो यदि बाकी लोग कूदेंगे, लोग जो सपोर्ट करने के लिए आएंगे, क्योंकि उस स्थिति में 4 हफ्ते के अंदर आप समझिए एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी सप्लाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो नुकसान होगा, जो भी हमारे कर्नल साहब ने बताया है, को पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से, कि मिडिल ईस्ट के अंदर खाने की त्राही मच जाएगी, या बाकी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर या यूरोप के अंदर, क्योंकि हर जगह पर उतनी चीजें यानी खाने पीने की पैदा नहीं होती जो बाकी यानी चाइना से, भारत से या बाकी दूसरी यानी ईस्टर्न कंट्रीज से जाती हैं वेस्ट में। तो ये बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाली है। उसके अलावा जो ऑयल रिजर्व्स उनके हैं, जितना बार भी रोजाना का पैसा यानी ऑयल निकलता था, वो उसको सप्लाई जाता था, सप्लाई चेन सारी ब्रेक हो जाएगी। तो उससे यानी आगे आने वाले समय में तमाम देशों के ऊपर, यदि आप देखेंगे कि तकरीबन भारत को भी 30% ऑयल उसी जगह से आता है। बाकी हम 10-11 कंट्री से ले रहे हैं ऑयल, ठीक है, लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन ईच स्टेट इज ट्रेमेंडस एंड हर यानी देश ने अपने रिजर्व कुछ तो रखे हैं, लेकिन उतने भी नहीं होते। कभी कभी यदि जब तक परसेप्शन नहीं होती कि लड़ाई होगी तो हम सबसे पहले एनर्जी के बारे में ही सोचें और बाकी चीजों के बारे में ना सोचें। लेकिन इतना जरूर है
कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे, नहीं, लेकिन वही कब वही तक? समझना चाहता हूं कर्नल गोपाल सिंह जी ये आपसे कि सपोर्ट सिस्टम क्या है जिसके दम पर लगातार ईरान कह रहा है। देखिए, इसके परोक्ष में कह नहीं तो नहीं। रहा हूँ, सामने खुलकर के, क्योंकि चीन की नस बहुत ज्यादा दबी हुई है जी। इस वक्त। क्योंकि वेनेजुएला, देखिए, चीन के पास में एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। रशिया से एनर्जी मिलती है, यानी ऑयल और गैस दोनों चीजें मिलती हैं उधर से, लेकिन वो दैट इज तकरीबन 10% है रिक्वायरमेंट की। लेकिन अभी मान लीजिए दूसरे देश रशिया से ऑयल वगैरह नहीं लेंगे, कम ले, सारा मैक्सिमम सप्लाई क्या नाम है यार, ये यूरोप को भी देता है ये रशिया। तो यूरोप को, मिडिल यानी कंट्रीज को भी यानी ठंडी का मौसम हो जाएगा तो वहाँ तो गैस चाहिए जलाने के लिए, चूल्हे वो यानी सारे यानी वार्म करने के लिए वो सब कुछ होता है, वो रशिया मैक्सिमम सप्लाई करता है इधर से। तो यदि चाइना को ये क्या नाम एनर्जी देगा, उसके बावजूद भी इसके पास में तकरीबन 70 से 80% एफिशिएंसी होगी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? तो उस स्थिति में ये यानी हो सकता है कि पिछले 1 साल के अंदर या 8-9 महीने के अंदर चाइना ने भी अपने हथियार जो है उनको सप्लाई किए हों या नहीं किए हों, ये हम तो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, यदि ईरान बार बार कह रहा है तो कौन सा देश उनको सप्लाई करेगा, कौन सा देश उनको बनाए? इतने हथियार तो यानी चाइना यानी ईरान बना नहीं सकता। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं परोक्ष में इनको मदद कहीं किसी देश से मिल रही है, इसकी वजह से उसके ऊपर ये बार बार यो कह रहे हैं। एक बात और आई थी न्यूक्लियर ऑप्शन की। देखिए, न्यूक्लियर ऑप्शन चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे इजराइल का हो, या किसी भी देश का हो, न्यूक्लियर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है बॉम्ब डाले गए थे आइजनहर ने, उस वक्त भी जब विश्व युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, 5 साल 4 साल करीब हो चुके थे युद्ध को, उसको खत्म करने के लिए ये क्या नाम है क्या नाम, एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब जो डाले गए थे वहां पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ईरान भी चाहे, यदि वो मान लीजिए उसके बाद में उसने बना लिया, वैसे तो है नहीं उसके बाद में, रशिया ने भी कह दिया है, बाकी अभी तक तो कोई उसकी खबर पूरी प्रतिष्ठित यानी प्रमाणित नहीं है, लेकिन यदि बना लिया है और वो इस्तेमाल करना चाहेगा, तो सबसे पहले इतनी बुरी तरीके से ईरान बर्बाद होगा कि दोबारा अगले 100 साल 150 साल पनप नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियर का तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, इसके साथ में 2 चीजें और हो सकती हैं। जी। वो है ये बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर, ये बहुत। उसके अलावा आपका क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी चल रहा है। लेकिन ये दोनों बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर का यदि उसमें यानी जो भी उनके हथियार हैं, इफ यानी वो उनको यानी टिप किया होगा, या उसके अंदर जो है ये केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम फिट किए होंगे, तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। कर्नल राजवीर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इसे हम ईगो की लड़ाई के तौर पर देखें या जो सच्चाई कही जा रही है, जो बताई जा रही है, जो जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, खामनेई का खात्मा हो गया, एक उम्मीद थी कि इसके बाद हो सकता है कि रुक जाए, लेकिन ईरान तो रुकने वाला नहीं, ना अमेरिका रुकने वाला है, ना इजराइल रुकने वाला है, और इन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ऊपर से नेटो देश भी, उनका बयान भी सामने आ गया है। तो सवाल यह है कि हस्तक्षेप करेगा कौन, या फिर किसी नतीजे पर जाकर ये रुकेगा, या यूं ही चलता रहेगा? ये तकरीबन ऐसा मैं सोचता हूं कि 8 से 10 दिन, तकरीबन 8 से 10 दिन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही कोई किसी के कहने पे रुकेगा। दूसरी चीज, अब तक जितनी भी मीटिंग चल रही थी, ईरान वाज बाइंग देयर टाइम। ईरान की तैयारी आज से नहीं चल रही है, ईरान की तैयारी तकरीबन पिछले 8-10 महीने से ये तैयारी चल रही है, जब पिछला युद्ध हुआ था। और उसके पास उसके ऐसे 2 दोस्त हैं, शायद वो अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन यकीनन हथियारों का जखीरा उसके पास है, और जिसके दम पे। और एक और चीज़ है, ईरान अपने आप में एक बहुत ही मजबूत देश है जी। और वो अपने आत्मसम्मान की बहुत कदर करता है, और उसकी जो फौज भी है, ठीक है, अमेरिका से और इजराइल से उसका मुकाबला नहीं है नंबर्स में, काबिलियत में, लेकिन वो ऐसे नहीं रुकेंगे। आज ये देखिए, उन्होंने जो 2 बड़े अटैक किए हैं, एक सऊदी अरेबिया की जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला हुआ है, और दूसरा थोड़ी देर पहले उन्होंने
जो कतर की रिफाइनरी थी उस पे किया है। अब वो ये नहीं छोड़ेगा कि तुम मेरे साधन बर्बाद कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूं, नहीं, बिकॉज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, बट दे आर हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब वो दुश्मनी बहुत क्लियर है, अब वो कॉपरेशन वगैरह नहीं रहा है। कुछ रास्ते अभी भी मुझे ऐसा दिखता है, संभवतः कह नहीं सकते, लेकिन गैस ये है कि ईरान जो है उसकी अगर आप भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, उसके पास माउंटेन से घिरा हुआ है, उसका ग्राउंड डिफेंस बहुत मजबूत है। बट दो ऐसे रास्ते हैं जिससे किसी दूसरे रूट से अगर कोई है उसके पास हथियार या मिसाइल सिस्टम नहीं आ सकता, लेकिन कैस्पियन सी का एक रूट है जो उसके नॉर्थ में है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है, वहां से सप्लाई हो सकती है, अफगानिस्तान बॉर्डर से सप्लाई हो सकती है। प्रोबेबिलिटी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं आप, वो तो दोनों तरफ से खेलता है ना। पाकिस्तान, आप सही कह रहे, दोनों तरफ से खेलता है, लेकिन आज वो स्थिति में है नहीं, क्योंकि वो जूझ रहा है। अफगानिस्तान ने उसकी नाक में दम किया हुआ है। हालांकि उसने अपना एयर स्पेस जो है बहुत चालाकी से सबके लिए बंद कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर अमेरिका को जरूरत हो तो उसके हवाई जहाज वहां से रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन है उसके पास, जो अरेबियन सी में है, बहुत सारी पूर्ति वहां से हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियर कर लिया, तो उसकी अब मजबूरी फंसी हुई है कि वो अफगानिस्तान उसको जीने नहीं दे रहा है, उसके अपने ट्रेन के लोग हैं। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये तमाम जो खाड़ी के मुल्क हैं और शामिल करते हुए अमेरिका, इन सबकी जो पॉलिसीज रही हैं, आप पास में उठा के देखिए, ये सब इंसानियत के बरखिलाफ इन लोगों ने काम किया है, और जिसका जो नतीजा ये लोग आज भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईरान स्ट्रांग देश है। खोमैनी साहब कितने 40 साल पहले उन्होंने क्या किया था, उसके बाद अभी पीछे वुमेन रिवोल्यूशन चल रहा था, तेहरान का मार्केट क्लोज हो गया था, स्टूडेंट्स के रिवोल्यूशन चल रहे थे। इट मींस जो भी हो रहा था वो ऐसा नहीं है कि सब बुनियादी तौर से सही हो रहा था या जनता उसकी खुश थी। दे हैव नॉट चेंज देयर पॉलिसीज, अमेंडमेंट किए जाते हैं। भारत जैसे संविधान में संशोधन करता है, वो अपनी पॉलिसी में कोई संविधान, क्या वो वन मैन पॉलिसी दे? तकरीबन इन सारे तमाम मुल्कों को देखिए, ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है। ऑटोक्रेटिक रूल में फिर ऐसा कभी ना कभी भुगतना ही पड़ेगा। इजराइल जो है अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है, उसके पास एक स्ट्रांग पार्टनर है यूएस। यूएस को किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए सिर्फ तेल के ऊपर कब्जा, उनको हर जगह वो सिर्फ चौधरी बनने में विश्वास रखते हैं। आप बताइए उनके पास क्या नहीं है, वाई दे आर ट्रबलिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अभी आप ये देखिए, ट्रंप साहब के एक स्टेटमेंट था कि ये मैं 4 हफ्ते तक इसको चलाऊंगा और गार्ड्स को हथियार डाल देने चाहिए। ये शायद उनकी कमजोरी की निशानी है। मैंने आज सुबह बताया था, जिस तरह से वियतनाम वॉर में अमेरिका की नाक रगड़ी गई थी लास्ट में, वो कहते रहते हैं उनको तो नोबेल पुरस्कार भी चाहिए। सारे जितने झगड़े हैं वहां वो कूद जा रहे हैं। शांति भी चाहिए और युद्ध भी चाहिए। युद्ध भी चाहिए, फिर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। आखिर में क्या हुआ था, आखिर में वियतनाम से इनको विड्रॉ करना पड़ा था जब इनकी फिजिकल कैजुअलिटी हुई थी। आज उन्होंने दिन में बोला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो खेलना चाह रहे हैं, एयर वॉरफेयर चल रहा है। अगर उन्होंने गलती से ग्राउंड वॉरफेयर शुरू कर दिया, देखना दुनिया में क्या होता है। एक बड़ा उत्तर प्रदेश का एक मैंने स्टेटमेंट सुना है, खड़ा खेल फर्रुखाबादी, उसके बाद वो खुला खेल फर्रुखाबाद, अब वो चलेगा और दुनिया देखेगी अमेरिका की जो पावर है। अगर एक बार ग्राउंड अटैक करने की गलती कर दी। आज वहां का कोई नेता भी, वो भाई कोई वहां का एक लीडर किसी ने बोला कि भाई इनके चलते तो देखिए हमारे सैनिक इसमें मारे जा रहे हैं। मान लीजिए अगर ग्राउंड पे ये सारी चीजें होती तो वहां तो स्थिति और भी, देश के अंदर स्थिति और खराब हो सकती है, अमेरिका में खुद में। अमेरिका के तकरीबन 43% जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो पहले दिन से इसके खिलाफ हैं और बातें करते हैं शांति की। मैं एक स्टेटमेंट किसी राइटर का है, वो मेरा नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, कि शांति का रथ उस मार्ग पे नहीं चल सकता जिस पर तोपें बिछी हों। और वो एक तरफ शांति, आइदर दे शुड कंट्रोल देयर सिस्टम। उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट, उन्होंने कल क्लियर बोला कि जो ट्रंप की पॉलिसी है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाएगा। फिर शांति की बात क्यों करते हैं? और शांति लोग कह रहे हैं कि अपने टर्म्स पे ट्रंप साहब कंक्लूड करेंगे, मुझे लगता नहीं है। एक हफ्ता यकीनन, अभी सब एक दूसरे का टेस्ट ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा, मुझे नहीं लगता उनमें इतनी काबिलियत है। डील भी तो हुई थी पाकिस्तान से। यस,
अब मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि इनकी जो बुनियादी जितने भी फैसले कितने सऊदी गलत हैं। उस पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला मान लिया जाएगा, तो क्यों, कहाँ रह गए ये, पीछे कहाँ रह गए? अब देखिए, सऊदी अरेबिया हमसे भी दोस्ती चाहता है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से भी दोस्ती चाहता है, लेकिन कर क्या रहे हैं? कभी इस तरफ बैठते हैं, कभी उस तरफ बैठते हैं। देयर पॉलिसीज आर नॉट क्लियर। और अब वो जमाना चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, मैं 15 मिनट में पता लगा लेता हूं। थिंग्स, इतने थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं। अब वो नहीं है कि आड़ में आप बात कर रहे हैं शांति कर्नल गोपाल जी, ओआईसी का कोई रोल नहीं? तब तो खूब बातें हो रही, सारी इस्लामिक कंट्री, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ गया ये सब? वही अभी मैं भी आश्चर्यचकित हूँ पर्सनली कि जो पहले सब मिल करके काम करने वाले की कोशिश करते थे कि हम सब एकजुट होकर के करेंगे, आज एक दूसरे का साथ ही नहीं दे रहे। तो ये बड़ी बड़ी विडंबना है। आप और इस विडंबना का एक और सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अमेरिका के जो बेसिस उसके ऊपर सर देखिए कर्नल गोपाल सिंह जी, अब उसके पास पता नहीं उतनी मारक क्षमता की मिसाइलें कि सीधे वो अमेरिका भेज दे। उसे वही समझ में आया कि इसका जो जहां जहां इन्होंने बेस बना रखा है, जो भी इनका है ऑफिस है, वहीं हम टारगेट कर लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, तकरीबन 3000 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता तो है, लेकिन वो भी यदि आप देखिए, वो जो 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली जो इनकी मिसाइल है, तो अब्राहम लिंकन है, हम उसको बताते हैं, उसमें अटैक किया, कुछ उसको नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक साफ तो अमेरिका ने तो साफ मना कर दिया। उसके अलावा यूएसएस जेराल्ड है, वो भी क्या नाम है सर, अरेबियन सी के अंदर है। ये दोनों हैं वहां पे मौजूद। यदि उनमें से किसी के ऊपर भी कोई खास हमला होता है जिससे उसको नुकसान पहुंचता है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा यानी धक्का लगेगा। लेकिन अमेरिका तक मिसाइल पहुंचाना, वो तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक जो 10,000 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें होंगी, वही जा सकती हैं अमेरिका तक। लेकिन आप देखिए, अब तक हम हमारे सहयोगी जी ने बताया बहुत अच्छी तरीके से जी। आज तक अमेरिका ने अपनी दादागिरी के लिए विश्व में युद्ध कराए हैं, खुद पार्टिसिपेट नहीं किया। आप कभी नहीं किया, पूरे इतिहास में उठाकर देख लीजिए, कभी नहीं किया जी। उसके कभी नहीं, अब यानी उसमें वियतनाम के अंदर देख लीजिए, यहाँ आप मिडिल ईस्ट के अंदर, इराक में और इसमें अफगानिस्तान में देख लीजिए, और सारा साजो सामान छोड़ करके वहां से भागते हैं फिर। तो यदि ग्राउंड अटैक की बात कर रहे थे कि हम जो नहीं जरूरत पड़ी, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं जरा मुश्किल है। माफी के साथ कर्नल साहब आपको रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। जाहिर तौर पर प्रेसिडेंट यूएस के वो कहते हैं कि 4 हफ्ते, हालांकि हर बार बयान तो बदल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8-10 दिन, कुछ भी इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जंग काफी भयंकर होता जा रहा है, आने वाले दिनों में संकट और किस तरीके से बढ़ेंगे, ये भी देखना होगा। 2 टुक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।